नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का, लेकिन अब निवेश के इस विकल्प पर हर जगह तमाम तरह की जानकारियां दी जाती है, जिससे एक म्यूचुअल फंड निवेशक की जिंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल हो गई है। समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आज हमने सोचा कि आपको म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े मिथ्स और उनकी सच्चाई से रूबरू कराया जाए। आज के शो को अगर आपने गौर से देख लिया और सुन लिया तो म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी कई शंकाएं दूर हो जाएंगी। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स के फाउंडर कल्पेश आश्वर। कल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। कल्पेश से हम ये मिथ्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात आपको हम बता दें कि कल्पेश आज हमें अपने फेवरेट 2 मिड कैप फंड्स के बारे में भी बताएंगे, जो हम पिछले हफ्ते से कर रहे हैं। हर एक्सपर्ट से उनके फेवरेट फंड्स के बारे में पूछते हैं। पिछले हफ्ते हमने लार्ज कैप फंड के बारे में बात की थी, ये हफ्ता मिड कैप फंड्स के बारे में है। तो ये एकदम शो के आखिर में होगा, तो आप ये शो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब शुरू करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स के जो मिथ हैं उसके बारे में। एक तरह का क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आता है कल्पेश, अच्छे वाले नहीं आते। बेसिकली ये होता है कि हमने इस फंड में निवेश किया, ये फंड ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अमूमन एक चीज़ आती है कि मेरे फंड्स ख़राब रिटर्न दे रहे हैं, और ये सारा सवाल उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपको लगता है ये मिथ है, ये अच्छा या बुरा प्रदर्शन नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड्स? आई थिंक आपका जो ये प्रश्न है उसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहूँगा। अच्छा। जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है, क्या म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या खराब है? अच्छा, आई थिंक सिर्फ स्कीम तक सीमित नहीं होता, लेकिन सिर्फ पूरी कैटेगरी को एक संकेत किया जाता है कि ये अच्छा है या बुरा, और ये मिथ है। अच्छा। क्योंकि समझना बहुत जरूरी ये चीज है कि म्यूचुअल फंड चीज क्या है। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक माध्यम है जहां से आप भिन्न भिन्न अलग अलग असेट क्लासेस में आपको मौका मिलता है निवेश करने का। यानी कि आपको म्यूचुअल फंड के जरिए, म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म के जरिए, म्यूचुअल फंड की जो फीचर्स हैं उसके जरिए आप इक्विटी मार्केट्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, आप डेट मार्केट्स में ले सकते हैं, आप गोल्ड में ले सकते हैं, आप ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें इन दोनों का मिश्रण होता है, इक्विटी और डेट का। और अब जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिनकी बहुत टाइम से एक बात चल रही है, वो रियल एस्टेट के जो रीट्स हैं वो भी एक किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है कि हम अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का एक माध्यम ढूंढ रहे हैं, और वो है म्यूचुअल फंड, जो समूह तौर पे एक निवेश को इन्वेस्ट करता है उस असेट क्लास में। अब जब वो असेट क्लास अच्छा या बुरा करता है तो उसका श्रेय भी म्यूचुअल फंड को जाता है और बदनाम भी म्यूचुअल फंड होता है। कोई ये नहीं देखता कि इक्विटी ने क्या किया, कोई ये नहीं देखता कि इंटरेस्ट रेट की वजह से या क्रेडिट डिफॉल्ट्स की वजह से डेट मार्केट्स में क्या हो रहा है, आज गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में कहीं अफरा तफरी मची हुई है, उसकी वजह से गोल्ड अच्छा चल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, क्या मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आज बाजार सही नहीं चल रही, तो क्या उसकी वजह से मेरे स्कीम डाउन है? ये सही प्रश्न होगा। बल्कि आदमी यही बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स खराब है, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स का हर एक अलग अलग दायरा होता है, अलग अलग असेट क्लास होता है। तो पहले ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए कौन से असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस असेट क्लास का आज की तारीख में या आज के साल में या आज के 10 साल के पीरियड में क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद मजेदार बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक हमें याद है कि लोग कहते थे कि हम एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हमने उनको बताया धीरे धीरे करके कि भाई आप एसआईपी में निवेश नहीं करते हैं, आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़े हैं एटलीस्ट। तो आप जो कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या ख़राब, वो नहीं होता। आप जिस एसेट क्लास में आप निवेश करते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती रहती है, उसकी वजह से प्रदर्शन ख़राब अच्छा हो सकता है। ऑलराइट। एक चीज़ बहुत कॉमन, दूसरा मिथ, जैसे ही हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, तो हमारे निवेशक के मन में एक चीज़ आ जाती है कि
लमसम तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, लमसम सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या पैसे वालों हैं वो कर सकते हैं निवेश। एसआईपी ना छोटे निवेशक है, एसआईपी एचएनआईज या ज़्यादा पैसे वाले वो एसआईपी नहीं करते, क्योंकि एसआईपी सुनते ही दिमाग में रकम आती है 2000 5000। तो ये एक मिथ बहुत ही कॉमन है म्यूचुअल फंड को लेकर। बिल्कुल, और ये बात जो होती है वो मानसिक है, वो आर्थिक नहीं है। और ये एक मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है कि एसआईपी जब हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बहुत सही कहा स्वाति, कि ऑलरेडी आदमी की जो सोच है वो ये हो जाती है कि सिर्फ हजारों में गिनती होती है कि एसआईपी सिर्फ हम इतने की करेंगे और बस हम इतनी ही हमारी औकात है, हम इतनी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एसआईपी अगेन एज अ मीडियम, एसआईपी क्या चीज है वो समझना जरूरी है। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एसआईपी का पहले मतलब समझे। बहुत टाइम सुना होगा, एक और टाइम आप सुन लीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ना ही बल्कि जो आप समझ रहे हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर प्लान। ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये सारे इन्वेस्टर के लिए ये एक तरीका है, एक चलन है जहां से आप बहुत ही एक शिष्टता से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। अपने निवेश का हर एक लेवल्स पे आपको मौका मिलता है निवेश का, क्योंकि आपने पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और जब हम कहते हैं कि जब हम शिष्टता रखते हैं, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो ये तो जो एक फंडामेंटल एक रूल है वो ना ही स्मॉल इन्वेस्टर्स को बल्कि इवन लार्ज इन्वेस्टर्स को लागू होता है। सिर्फ आगे शून्य का फर्क होता है। तो आप अगर 2000 करो या 2 लाख की एसआईपी करो तो उसमें तो आपको एक शिष्टता बरतनी है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आप बड़ी रकम भी निवेश करते हो और आपका एडवाइजर आपको एक एसआईपी का माध्यम समझाता है, या एसटीपी जो दूसरा आगे चल के सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है, उसमें आपकी औकात या आपकी कोई स्टैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक मेथड है जहां से आप निवेश कर सकते हैं, मार्केट को देखकर, आपके कैश फ्लो को देखकर। कि आप एसआईपी का एक और फायदा ये होता है स्वाति, कि आप विदाउट एनी टेंशन एक रकम जोड़ रहे हैं, एक कॉर्पस बना रहे हैं, और वो अमाउंट कब जाके बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। और अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हो, कंपाउंडिंग का उसमें जो एक इफेक्ट लगता है, तब जाके वो अमाउंट बड़ी हो जाती है। अब वो जो लागू होता है वो स्मॉल के लिए भी होता है और बिग इन्वेस्टर के लिए भी होता है। तो ये एक आप भ्रम तोड़ दीजिए कि जो एसआईपी होती है वो सिर्फ लो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इवन बड़े अमाउंट्स के लिए बहुत अच्छी तरह के प्लान बन सकते हैं। जी, तो अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि आप लमसम अगर पैसा कभी आता है और आपको लगता है कि ये हम निवेश नहीं करना चाहिए, हम तो एसआईपी के जरिए कर रहे हैं वही बहुत है, इस चीज़ को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दीजिए। आप एसआईपी हमेशा करते रहें, उसके ज़रिए निवेश ज़रूर करते रहें, लेकिन जब भी आपके पास कोई एक मुश्त रकम आती है, चाहे वो बोनस के तौर पर हो या फिर कहीं से भी कोई गिफ्ट मिला हो, तो वो उस पैसे को आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो एचएनआई की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कह सकते कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी कर सकता है लमसम, उनका राइट नहीं है। और हाँ राइट नहीं है। और वो लमसम मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं होता, वो 10,000 भी लमसम कहलाएगा, 5,000 भी लमसम कहला सकता है। अगर आपके पास उतनी ही रकम लमसम में तो उतनी ही निवेश करेंगे। माफ कीजिएगा। एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मिथ ये भी है कि आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा बड़ी रकम निवेश करनी होती है। हमने इस बारे में बात कर ही लिया है कि आप हमेशा बड़ी रकम निवेश करना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जितनी रकम है आप उससे शुरू कर सकते हैं, राइट। इसका सीधा एक जो कनेक्शन है आपके पर्सनल कैश फ्लो से है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हो सही मायने में, तो आपको पता चलेगा कि हम निवेश तभी करते हैं जब हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, और मुख्य ये कि हम अपने रोजमर्रा के खर्चे को निकाल के जब हम निवेश की एक रकम साइड पे रखते हैं, तो उस रकम के बारे में हमको फिर कोई टेंशन नहीं होता कि ये रकम तो जानी ही है। और इसको अगर हम शिस्तता से करते हैं तो इवन फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये कहते हैं कि पहले आप निवेश की रकम साइड पे रख दो, बाद में खर्चा करो। जी, और ये भी बहुत लोग कहते हैं, जैसे उनको आप कहिए कि आप निवेश शुरू तो करिए छोटी सी रकम से ही, पैसे नहीं बचते। सबसे आराम से जो सबसे इजी एक्सक्यूज मिलता है कि पैसे नहीं बचते। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप 100 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं।
यही तो बात म्यूचुअल फंड की है कि अब इतनी सहूलियत हो चुकी है इसमें कि आप 100 रुपीज पर मंथ एक बहुत ही कम रकम से भी अपनी निवेश की जो यात्रा है वो आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बड़ी रकम नहीं चाहिए, ये सिर्फ आई थिंक आपकी एक सोच है, एक बाधा है आपके मन में कि आप क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं आप इसके लिए निवेश शुरू नहीं करते हो। हमें एक्चुअली लगता है कि कमिटमेंट फोबिया भी होता है हमारे साथ कि हर महीने इतनी रकम पता नहीं हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हमें अपने खर्चे कम करने पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे तो रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो एक मानसिक तौर पे है, लोग ये सेम चीज तब नहीं सोचते जब वो ईएमआई लेते हैं। एब्सोल्युटली। और ये चीज बहुत ही आई थिंक दुखद हो जाती है कि ईएमआई तो हमारी बिल्कुल ऐसी कमिटमेंट है कि जो हम एक ईएमआई चूक गए तो बैंक वाले हमारे सर पे खड़े रहेंगे, और दूसरी बात कि अगर और चूकते गए तो हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट हमने लिया है लोन पे वो हमारी जब्त हो सकती है। बल्कि एसआईपी तो एक बात है कि मान लो आपके पास कोई कारणवश एक महीना वो सहूलियत नहीं है तो आप बंद भी करके वापस उसको शुरू कर सकते हैं, आपको कोई दंड नहीं लगने वाला। हाँ, कोई फाइन नहीं लगने वाला, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। और आपको हम बता दें कुछ नाम आपको हम दिखा रहे हैं जो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि 100 रुपए में किस स्कीम में एसआईपी हो सकती है तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैंने बस गिन के 2-3 नाम निकाले हैं, सारे नाम देना पॉसिबल नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू, यूएस ब्लू चिप फंड में भी आप 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो एग्जैक्टली। और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में भी एक लार्ज कैप फंड है, वहां पर भी आप 100 रुपए हर महीने। अब इससे ज्यादा सहूलियत मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकती है निवेश करने के लिए। तो ये हो गए 3-4 मिथ, और आगे बढ़ते हैं और देखें। हाँ, ये हमेशा आता है कि कौन से फंड में निवेश करें, कौन सी स्कीम में निवेश करें। एक बहुत ही ये मानसिकता है कि, और ये मानसिकता के पीछे उनकी गलती नहीं है निवेशक की। हमें लगता है कि हमने जिस तरीके से प्रमोट किया है म्यूचुअल फंड को अभी तक, हमेशा स्टार रेटेड 5 स्टार है, रेटिंग देख लो, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें समझ में शायद नहीं आएंगी। तो रेटिंग देख लो, टॉप रेटेड फंड्स में, टॉप रेटेड स्कीम में निवेश करो या फिर बड़े फंड हाउस में। एक ये मानसिकता हमेशा रही है। इसकी एक कहानी भी हो सकती है कि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जी, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको हम ये भी बधाई देना चाहते हैं कि अच्छा काम कर रही है जी। लेकिन साथ में एक नॉर्मल सी बात है कि जो भी एक आम निवेशक है जिसको इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो इस चीज से पहले उसको आकर्षण होता है कि स्टार्स कहाँ ज्यादा हैं, और वो स्टार्स को देख के वो निवेश करता है जी। और दूसरी चीज वो देखता है, सिर्फ उसकी नजर जाती है रिटर्न्स पे। अब इन दोनों चीज को देखकर हम सिर्फ अगर निवेश करने वाले हैं, उस फंड की जो हमारे लिए सूटेबिलिटी है हम उसको नहीं देखेंगे, और बहुत सारे 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो 100% ये फंड आपको 2-3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है। या तो आप किस कारणवश इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका गोल भी बिछड़ सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि जो फंड की रेटिंग्स होती हैं, और आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि पिछले 5 साल में या 10 साल में जो भी टॉप रेटेड फंड्स हैं, मुझे याद है 2008, 9, 10 की अगर बात करें या 10 से 13 की बात करें तो HDFC टॉप 200, जो अब उसका नाम बदल के हो गया है HDFC टॉप 100, और ये फंड हर एडवाइजर की लिस्ट में हुआ करता था। और उस वक्त ये 5 स्टार रेटिंग थी इसकी अलग अलग जगहों पर। आज इसकी अगर रेटिंग सिर्फ चेक करेंगे तो 2 स्टार पे है ये, जबकि परफॉर्मेंस खराब नहीं है। आप इसका रिटर्न सिंस लॉन्च देखें अगर तो अच्छा खासा 17% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न तो है। वो तो ब्रिलियंट है। एग्जैक्टली। अगर आप 17% सिंस लॉन्च, मतलब आप बोल रहे हो 17% का CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट है, तो आप सोच लो आपका पैसा कितना बना है। और आज की तारीख में भी मैं इस फंड को बहुत अच्छी रेटिंग देता हूँ, लेकिन आपने जैसे बताया 2 स्टार या 3 स्टार, तो कोई बंदा उसको देख के वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स बहुत डायनामिक होती हैं। हर एक रेटिंग एजेंसी का अपना एक नजरिया रहता है उस फंड को रेटिंग देने का। तो आई थिंक बहुत समझकर, सोचकर, एक अच्छे एडवाइजर की सलाह लेकर, और क्या ये फंड आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ये समझ के निवेश करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रेटिंग्स देखकर निवेश करना अच्छी बात नहीं है। और एक और बात मैं सब निवेशकों को सावचेत करना चाहता हूँ,
लोग सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं। जी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि पिछले साल लोगों ने लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जिन्होंने एक साल का रिटर्न पिछले 6 महीने या एक साल का रिटर्न 15 या 16% दिखाया था, उसमें उन लोग ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की थी। अब आप देख लीजिए, ये लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 8 या 10 साल की होती है, और चूंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत सारे कट हुए थे तो उनका सीधा इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स पे आया था, और लोगों ने सिर्फ रिटर्न्स देखी, भैया ये तो 15-16% का रिटर्न्स दे रहा है, उसमें निवेश किया था, इवन बिना जाने कि ये डेट फंड है। इक्विटी फंड तो दूर की बात है। आई थिंक इतना सारा अंधकार छाया हुआ है कि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो भाई देखिए, स्कीम ज़रूर देखिए, आपको देखना तो ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखकर आपको अपने लिए कौन सा आपके लिए बेहतर है वो चुनना पड़ेगा। सिर्फ रिटर्न और सिर्फ रेटिंग, मैंने आपको बताया, अभी एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है HDFC टॉप 100 का, जो एक टाइम पे 5 स्टार रेटिंग का फंड था, आज 2 स्टार पे चल रहा है, लेकिन रिटर्न उसके सिंस लॉन्च काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टार रेटिंग देखेंगे तो शायद आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें सिर्फ रिटर्न और रेटिंग देखकर ही अपने लिए फ़ंड का सिलेक्शन करना है। कल्पेश, अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। एक जो मिथ है कि जो स्कीम डिविडेंड देती है वो बेहतर है उस स्कीम की तुलना में जो डिविडेंड नहीं देती है। आई थिंक ये मिथ ने जितना नुकसान किया है सबके लिए उसका तो आई थिंक कोई डिटेलिंग हिसाब ही नहीं है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पहले से डिविडेंड्स की जो एक परिभाषा रही है, डेफिनेशन रहा है, वो किसी को हार्डली समझ में आया था। एक सिंपल वर्ड में कहना चाहता हूँ कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो आपको डिविडेंड मिलता है, जब आप बैंक FDs में इन्वेस्ट करते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका कैपिटल जो होता है जब वो डिक्लेयर होता है तो आपका कैपिटल जो है वो ज्यों का त्यों पड़ा होता है। तो उसके ऊपर जो भी डिक्लेयर होता है वो आपको बतौर एक डिविडेंड या इंटरेस्ट के माध्यम से मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं मिलता, आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है। तो सिर्फ जो आपका पैसा है, जो आपने डिविडेंड पे आउट अगर चुना है तो आपको मान लो 10% या जो भी है आपको पे आउट श्योरली होगा, और नेक्स्ट डे आप देखोगे तो NAV में उतनी आपकी कटौती होगी। तो ये तो बात हो चुकी जहां पे बहुत सारी मिस सेलिंग हुई है या गलत चीजें हुई हैं। और एक टाइम पे ये भी बात हुआ करती थी जो आई थिंक कंफर्ट देती थी काफी हद तक कि डिविडेंड जो था वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री था। तो वो एक बहुत समय तक वो बात चली, लेकिन ये बजट में आई थिंक वो आखिर का जो पड़ाव था वो भी निकल गया। और अब तो डिविडेंड जो इन्वेस्टर के हाथ में आएगा उसके ऊपर भी आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि DDT अबॉलिश हो चुका है। तो ये भी अब मान के चलना कि अब मेरे हाथ में जो डिविडेंड आएगा वो टैक्स फ्री है, आई थिंक इज अ रॉन्ग थिंग। सिंपल सा इसका उपाय है कि डिविडेंड्स को आप बिल्कुल देखो मत, ग्रोथ ऑप्शन जो होती है म्यूचुअल फंड्स में, और हम जैसे देखते हैं कि क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव हम कहते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, वो आपको ग्रोथ ऑप्शंस में मिलेगा। और उनके लिए जिनको रेगुलर इसमें से इनकम की एक उम्मीद है, चाहिए, तो आप SWP ले लीजिए। तो आपके हिसाब से आपको जो रकम हर महीने जिस तारीख को आपको चाहिए, आप SWP के माध्यम से यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से आप इंस्ट्रक्शंस देके ले सकते हैं। और उसमें भी एक पैरामीटर होता है कि जितना रिटर्न आपको चाहिए उससे आप थोड़ी कम एक टारगेट लेके चले और उसका आप SWP करें, क्योंकि आपको एक कुशन रखना भी जरूरी है कि आपका सारा कैपिटल वापस ना आ जाए। चलिए, एक और मिथ क्विकली यहाँ पर कहते हैं कि निवेश करो और भूल जाओ म्यूचुअल फंड में। ये कई मायनों में मुझे सही भी लगता है ऑनेस्टली, कि आप भूल जाओ, मतलब ये नहीं कि कभी चेक मत करो, लेकिन बार बार चेक करके जो लोगों की फितरत होती है कि 2 महीने में देखा अच्छा रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो शायद उनको कहते हैं ये कि निवेश करो भूल जाओ। ये मिथ है या फिर ये ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है निवेश से जुड़ा? ये आई थिंक बहुत एक थिन लाइन पे खड़ा हुआ मिथ है। अच्छा जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत लंबे समय की अवधि के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पे नजर ना रखें। आपको रखना है लंबी समय की अवधि के लिए, लेकिन नजर रखना जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे हमारे साथ ही रहने वाले हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में तो कोई
फर्क नहीं आता है या गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो वो एक चेक करना जरूरी है। लेकिन कोई भी डिसीजन आप अगर एक अच्छे फंड में हो तो मेरे हिसाब से 1 या 1.5 साल के पहले डिसीजन ना लें। अच्छा, कि मुझे इसमें कोई बदलाव करना है, तो कम से कम 1.5 साल का वक्त 1.5 साल का, क्योंकि हर एक फंड की एक फीचर होती है, हर एक फंड इकोनॉमिक साइकिल से पास होती है और उस पड़ाव को वो कैसे टैकल करती है, कैसे उसका मुकाबला करती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निवेशक का भी की जिंदगी में ही बदलाव होते हैं। हो सकता है कि कुछ 1.5-2 साल के बाद हालात कुछ बदल जाएं और आप उनको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बदलाव करने की जरूरत हो। हाँ, तो वो गोल बेस्ड प्लानिंग में हो जाता है कि समझो हमको एक फंड से बाहर निकल के दूसरे फंड में जाना है क्योंकि हमारा गोल करीब आ रहा है, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग की खूबी है। राइट। तो आपको नजर भी रखनी है, आपको देखना भी है, लेकिन इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 2-3 मिथ्स और भी हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, तो उसको हम शायद अगले शो में कभी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी जो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि भाई कल्पेश जी के 2 फेवरेट मिड कैप फंड्स कौन से हैं। आपने कहा आप 3 नाम नहीं देंगे, आप 2 ही देंगे, तो 2 ही बताएं। तो पहली बात तो ये मेरे फेवरेट नहीं, अच्छे फंड्स हैं। अच्छा, तो फेवरेट क्यों नहीं अच्छे हैं? तो बिकॉज मैं कोई रेकमेंड नहीं करता कि आपको इसमें, मैं इसके जो मापदंड हैं या पैरामीटर्स जो कहा जाता है उसके बहुत बेहतरीन हैं और 3-4 पैरामीटर्स पे हम इसको चेक करते हैं, तो वो हिसाब से मैं बताऊंगा। जो पहला फंड है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, और ये प्योर एक मिड कैप कैटेगरी में आता है और अपने बेंचमार्क को पकड़ के चलता है। मतलब आप उसका पोर्टफोलियो कंटेंट अगर देखें तो उसमें तकरीबन 88% जो होल्डिंग्स हैं वो प्योर मिड कैप है। इसका मतलब कि जो फंड मैनेजर है वो बेंचमार्क के मुताबिक अपनी पूरी होल्डिंग्स रख रहा है और ना ही डिविएट कर रहा है वहां से। मतलब उसकी जो एक सोच है वो मिड कैप में है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि दूसरी बात एक और है कि इसका जो रिस्क और रिटर्न का जो पैरामीटर है वो बहुत मजबूत है। मतलब रिस्क को कंट्रोल में रख के वो अल्फा जनरेट करता है और अच्छे रिटर्न्स भी देता है। और इसके अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की एक तुलना करो 5, 7, 10 साल की, तो 9.25% 5 साल पे, 7 साल में 18.45 और 10 साल का रिटर्न उसका 14.64 रहा है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी अच्छा फंड है। और दूसरा फंड जो है वो है डीएसपी मिड कैप, उसी एक पैरामीटर में बैठता है, काफी सिमिलर है फंड की जो एक खूबी है। और यहाँ पे जो फंड मैनेजर भी होता है तो हम उसको देखते हैं कि उसका कितना अनुभव है, कितने साल उस फंड को हैंडल कर रहा है। तो इस दोनों फंड में आप देखें तो कॉमनैलिटी ये है कि 8 से 10 साल दोनों फंड मैनेजर्स इस फंड को चला रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो 2 नाम यहाँ पर कल्पेश की तरफ से, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 2007 मार्च में लॉन्च हुआ था, डीएसपी मिड कैप फंड नवंबर 2006 में, आगे पीछे दोनों लॉन्च हुए हैं, साथ में ही हैं ऑलमोस्ट। पुराने फंड हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो इनके फंड मैनेजर हैं वो भी काफी अरसे से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश दोनों चीज़ों के लिए। आज सारी मिथ्स, जितनी भी शंकाएं थी म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी हुई, उसको दूर करने के लिए और साथ ही 2 फंड्स के नाम बताने के लिए भी। और फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपको आज का शो कैसा लगा है ये आप हमें ज़रूर लिख के बताएं। कहाँ लिखेंगे? देखिए आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आ रही है। साथ ही अपने सवाल जो आपके म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े हुए हैं वो भी लिखिए। जब सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपको कॉल कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही।